गुड मॉर्निंग बच्चों। कल वीडियो के लास्ट में मेरा माइक ऑफ हो गया था, तो मैं कुछ इडियम्स आपको बताया जिसकी आवाज नहीं गई होगी, उसको फटाक से हम आपको रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाला लास्ट वाला था बेटा, गेट रीड ऑफ। इसका अर्थ होता है बेटा छुटकारा पाना। छुटकारा पाना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी आदत से छुटकारा पाना। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बी फ्री फ्रॉम। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर लो, हो जाएगा वी शुड गेट रीड ऑफ आवर बैड हैबिट्स। ठीक है, हमें अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा लेना चाहिए। चलो हम अगले इडियम पर चलते हैं। अगला है हमारा बेटा ग्रीस द पाम। ये बढ़िया है, ग्रीस द पाम। ठीक है, पाम मतलब होता है बेटा हथेली। हथेली पर ग्रीस लगाना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना बेटा। ठीक है, रिश्वत देना, घूस देना जिसको हम कहते हैं ना, उसको दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, मुट्ठी गर्म करना। ठीक है, ऐसे मुट्ठी में ले गए, नोट दे दिए, वो बिना देखे डाल लिया, चोरी का पैसा जो कहते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा ब्राइब, BRIBE, ब्राइब मतलब भी रिश्वत होता है। चलो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा ग्रीसिंग द पाम इज वेरी कॉमन नाउ दीज डेज। ठीक है, ग्रीसिंग द पाम मतलब रिश्वत देना अब बहुत सामान्य सी बात है आजकल के दिनों में। चलो हम चलते हैं अगले पर। अगला हमारा क्या है, 74th है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट, ये एफ है, गिफ्ट ऑफ द गैब, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ठीक है, ये ऐसे लोग हैं, पहले हिंदी में अर्थ मैं बता देता हूं। इसका होता है विश्वास में लेने की कला। ठीक है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको फटाक से बहका देते होंगे, बहकाने वाला आदमी जिसको कहते हैं। इतना बढ़िया बढ़िया बोलेगा, आप तुरंत उस पर भरोसा करने लगोगे। ठीक है, तो ऐसे आदमियों के पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, मतलब किसी को भी बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करने की कला होती है, विश्वास में लेने की कला होती है। ठीक, वो आदमी आपको इतनी मीठी मीठी बातें करेगा ना, तो आप उस पर भरोसा करने लगोगे। ऐसे आदमियों से सावधान रहना चाहिए। दूसरी भाषा में इसको चापलूस भी कहते हैं। चलो इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। टैलेंट टू परसुएड। टैलेंट टू परसुएड, परसुएड मतलब बहकाना, बहकाने की कला। चलो अब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब। ही हैज गिफ्ट ऑफ द गैब, उसके पास विश्वास में लेने की कला है। अगला देखते हैं। अगला है बेटा गर्ड अप द लायंस। गर्ड अप द लॉयंस। ठीक है, ये अच्छा है आपके लिए, और इस समय आपको अच्छे से इस पर ध्यान। गर्ड अप लायंस मतलब होता है तैयार हो जाना एकदम से। जैसे फरवरी में अब एग्जाम होने वाला है ना, आप लोगों को क्या है, यू शुड गर्ड अप योर लॉयंस। आपको एकदम पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, बिकॉज योर एग्जामिनेशन इज वेरी नियर और इज वेरी इमिनेंट। तुम्हारा एग्जाम बहुत बहुत नजदीक आ गया है। तो वाक्य में इसका अर्थ होता है पूरी तैयारी करना। पूरी तैयारी करना, गॉड ऑफ द लायंस। और वाक्य में इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा मेक द अटमोस्ट प्रिपरेशन। मेक द अटमोस्ट प्रिपरेशन मतलब पूरी तैयारी कर लेना।
वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स शुड gird up the loins because examination is very imminent। ठीक है, इमिनेंट मतलब बहुत नजदीक होने वाला, एकदम भविष्य में एकदम पास पहुंच गया हो। तो बच्चों को अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए क्योंकि जो परीक्षा है एकदम नजदीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला बेटा हैंड एंड ग्लोव विथ, हैंड एंड ग्लव विथ। ठीक है, हैंड और ग्लव का क्या रिश्ता है? हाथ, ग्लव मतलब दस्ताना, तो हाथ में दस्ताना पहना जाता है ना, तो हाथ का दस्ताना के साथ क्या है? बड़ा अच्छा संबंध है। दस्ताना क्या करता है? हाथ को बचाता है, तो अच्छा संबंध रहेगा ही। तो इस वाक्य का इस फ्रेज का अर्थ भी वही है। इस वाक्य का अर्थ है घनिष्ठ होना, घनिष्ठ होना या खास होना। ठीक है, अगर कोई आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है तो हैंड एंड ग्लव विथ वो आपके साथ है। और इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिश में अर्थ है वेरी इंटीमेट, वेरी इंटीमेट टर्म्स। ठीक है, बहुत इंटीमेट मतलब भी घनिष्ठ ही होता है, बहुत घनिष्ठ संबंध जिससे हो। अब चलो वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। वाक्य में प्रयोग हो जाएगा माई ब्रदर इज हैंड एंड ग्लव विथ एवरी पर्सन इन हिज ऑफिस। ठीक है, मेरा जो भाई है वो बड़ा घनिष्ठ है, किसका? हर व्यक्ति का उसके कार्यालय में। आगे चलते हैं, अगला है हमारा बेटा हार्ड एंड फास्ट। ये मैं बोलता रहता हूं, हार्ड एंड फास्ट। मैं कहता ना कभी कभी कि ग्रामर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब बेटा हिंदी में अर्थ होता है निश्चित, निश्चित या कठोर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, निश्चित इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा डिफिनिट, DEFINIT, डिफिनिट मतलब निश्चित। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं देयर आर मेनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, देयर आर मेनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे निश्चित नियम हैं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला बेटा हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताया ही नहीं, ये अल्फाबेटिकली मैं चल भी रहा हूं, HH वाला आएगा, फिर H के बाद वाला लेटर वाला आएगा। हैंड टू माउथ मतलब होता है बेटा मुश्किल से गुजारा करना, मुश्किल से गुजारा करना, या आप कह सकते हो केवल जरूरी, केवल आधारभूत जरूरतों को पूरा करने लायक। ठीक है, हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक, मतलब और किसी चीज पर ध्यान ही ना जाए। बड़े मुश्किल में जो मतलब गरीबी का दौर किसी का चल रहा हो
तो परिवार को बेचारा बहुत मुश्किल से पालना पड़ता है। तो वही सिचुएशन क्या है, हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। वो आदमी अपने परिवार को बड़े मुश्किल से खाना और कपड़ा दे पा रहा है और कुछ नहीं। ठीक, तो इंग्लिश में अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा बेटा इसका, जस्ट enough money to fulfill basic need, आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा, मतलब वही रोटी, कपड़ा और मकान, बस इतना, यही 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। There is no use of asking money from Ramesh because he is always in hand to mouth situation। ठीक है, देयर इज नो यूज ऑफ आस्किंग मनी फ्रॉम रमेश, रमेश से पैसा मांगने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन हैंड टू माउथ सिचुएशन, वह हमेशा मुश्किल से गुजारा करता है। ठीक है, या केवल आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने लायक वो आदमी है, इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपनी और जरूरतें पूरी करे, तो पैसा कैसे उधार देगा आपको। ठीक, आप केवल इतना भी लिख सकते हो, ही इज या रमेश इज ऑलवेज इन हैंड टू माउथ सिचुएशन, ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वाक्य बनना चाहिए, उसमें वो फ्रेज आना चाहिए, सॉरी वो इडियम आना चाहिए बस। आपको बहुत लंबा चौड़ा वाक्य नहीं याद आ रहा है तो आप छोटा सा भी वाक्य बना सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, अगला है हरकुलियन टास्क, 79th है हरकुलियन टास्क। अब पहले तो ये बताओ, ये सॉरी LEAN है हरकुलियन, ये हरकुलियन शब्द आपने सुना है? हरकुलिस का नाम सुना है? इंग्लिश में एक देवता होते थे, आपने हरकुलिस साइकिल पर उनका लोगो देखा होगा, ऐसे कंधे पर पूरा पृथ्वी का ग्लोब लेकर ऐसे खड़े थे, उनको हरकुलिस कहा जाता है इस देवता को। तो हरकुलियन पूरी पृथ्वी को चलाना क्या है, मुश्किल काम होता है ना, उसी से बना हरकुलियन टास्क। इसका भी अर्थ क्या होता है, मुश्किल कार्य, बड़ा कठिन कार्य, इसका हिंदी में अर्थ यही होता है। हरकुलियन टास्क का मतलब बड़ा कठिन कार्य, और इंग्लिश में इसका अर्थ हो जाएगा डिफिकल्ट जॉब। ठीक है, इसका इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा डिफिकल्ट जॉब। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस was a हरकुलियन टास्क। ठीक है, कोरोना वायरस का जो उपाय ढूंढना था वो क्या था, बड़ा कठिन कार्य था। आगे चलते हैं, अगला है हमारा बेटा हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल, इसका अर्थ होता है पूरे मन से। ठीक है, इसका अर्थ होता है बेटा पूरे मन से, और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा होल हार्टली, पूरे हृदय से या पूरे मन से। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वी शुड स्टडी विथ हार्ट एंड सोल, हमें पूरे मन से पढ़ना चाहिए। वी शुड स्टडी विथ हार्ट एंड सोल। चलो आगे चलते हैं, ह्यू एंड क्राई, ये कई बार आया है, ह्यू एंड क्राई, आपको हम बताते हैं कितनी बार आया है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई आया है
11/12/2020 में, ठीक है। ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब होता है बेटा शोर शराबा, हल्ला मचाना, ठीक है। आप लोग कभी कभी ऊ करते नहीं हो, चीखने चिल्लाने लगते हो, दैट इज ऑल्सो ह्यू एंड क्राई, ठीक है। इसका अर्थ होता है शोर, ठीक। और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है क्लैमर, CLAMOUR, क्लैमर मतलब शोर। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। Seeing a snake in the class, students made hue and cry, ठीक है। Seeing a snake in the class, कक्षा में एक सांप देखकर स्टूडेंट मेड ह्यू एंड क्राई, बच्चों ने शोर मचाया। अच्छा बेटा, आप लोग इन दिनों देखना कम कर रहे हो। देखो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर आप देखोगे नहीं तो फिर मैं किसके लिए बनाऊंगा, फिर मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखा करो, आपके लिए मेहनत करो, क्योंकि आपका एग्जाम, वो आने वाले बच्चे उसका फायदा तो उठाएंगे, वो तो डिपेंड करता है इन फ्यूचर, बट प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अपने प्रेजेंट पर ध्यान रखेंगे तो फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। आप लोग देखा करो, आप लोग देखते नहीं हो तो फिर मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं तब टॉपिक्स पे हट सकता हूँ, टॉपिक से हट जाऊंगा फिर। चलो आगे चलते हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग देखते हैं, दैट्स गुड बेटा। हिट बिलो द बेल्ट, ठीक है। ये बेल्ट है, बेल्ट के नीचे मारना, ठीक है, शाब्दिक अर्थ है। और हिंदी में अर्थ है बेटा धोखे से मारना, ठीक है, धोखे से मारना, ठीक है। बेल्ट के नीचे आप समझ रहे हो ना, वो नाजुक जगह होती है, वहां मारना मतलब धोखे से ही मारना होता है। टू स्ट्राइक अनफेयरली, टू स्ट्राइक अनफेयरली। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। इन ओल्ड डेज बॉक्सर डिड नॉट हिट बिलो द बेल्ट, पुराने दिनों में जो बॉक्सर थे वो धोखे से मारते नहीं थे। आगे चलते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट में लगा लो। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इसका अर्थ क्या होता है आपके सामने, इसका अर्थ है, मेरा व्हाइट बोर्ड किस रंग का है, व्हाइट, और मेरा मार्कर किस रंग का है, ब्लैक। ऐसे कागज व्हाइट कलर का होता है, लिखा किससे जाता है, ब्लैक कलर से, तो इसका अर्थ ही होता है लिखित रूप में, ब्लैक एंड व्हाइट। ये आया है बेटा, आपको बता दें कितनी बार, 2011, 14 और 16, 3 बार पूछा गया है, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा लिखित, और इंग्लिश अर्थ होता है इन राइटिंग। वाक्य में प्रयोग करते हैं। ही confessed his crime in black and white, ठीक है, उसने अपना अपराध लिखित में स्वीकार किया। आगे चलते हैं। अगला हमारा है इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, इसका अर्थ होता है बेटा बिल्कुल ठीक समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर, या इसको कह सकते हो बिल्कुल सही समय पर कोई काम हो जाए, उसको क्या कहते हैं, द निक ऑफ टाइम, एकदम सही समय पर। अब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा एट एग्जैक्ट टाइम, सॉरी इंग्लिश में अर्थ है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। माई फादर केम
इन द निक ऑफ टाइम, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक समय पर आए। इन द निक ऑफ टाइम। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट, जैसा कि आपको वाक्य से ही सॉरी इडियम से ही पता चल रहा होगा। इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, मतलब अंदर बाहर सब कुछ, मतलब पूर्ण रूप से। इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा पूर्ण रूप से, और इंग्लिश में अर्थ होता है फुल डिटेल। इंग्लिश में अर्थ होता है फुल डिटेल। अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। We should know ins and out of our syllabus। हमें अपने सिलेबस को पूरी तरह से जानना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा है इन ए नटशेल। ये भी कई बार पूछा गया है, 2013 में, 2014, 2016 में, 2018 में। इन अ नटशेल। इन अ नटशेल, इसका अर्थ होता है बेटा नटशेल एक में रहेगा, ठीक है। इन अ नटशेल, इसका अर्थ होता है बेटा संक्षिप्त रूप से, जिसको समरी हम कहते हैं। इन अ नटशेल, इसका अर्थ होता है संक्षेप में। जैसे कोई बड़ी सी कहानी है, आपसे कहा जाए कि संक्षेप में सुनाओ, तो इंग्लिश में उसको कहेंगे टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल। मैंने कई बार आपको 10th में बताया होगा, ठीक है। और इसका इंग्लिश में अर्थ होता है ब्रीफली। ब्रीफली मतलब वही संक्षिप्त रूप से। और वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, अभी मैंने जो बोला वही लिख लो। टेल मी द स्टोरी इन अ नटशेल, मुझे संक्षेप में कहानी बताओ। आगे चलते हैं, अगला है बेटा इन ल्यू ऑफ। LIEU, इन ल्यू ऑफ, इसका हिंदी में अर्थ होता है बेटा बदले में। मतलब किसी की जगह पर कोई और चला जाए, किसी की जगह पर कोई और वस्तु यूज हो जाए, उसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए इंग्लिश में इडियम क्या है, इन ल्यू ऑफ। और उसका हिंदी में अर्थ होता है बदले में, इंग्लिश में अर्थ होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है। वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। आई विल वर्क इन ल्यू ऑफ माई ब्रदर, मैं अपने भाई के बदले काम करूंगा। अगला देखते हैं बेटा, अगला है हमारा इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड, कोल्ड मतलब ठंडा, ब्लड मतलब खून। खून ठंडा कब पड़ जाता है, जब हमारा जोश खत्म हो जाए, जब हम डर जाएं, तब हमारा खून क्या पड़ता है, ठंडा। ठीक, तो इसका हिंदी में अर्थ भी है बिना उत्साह के, जब हमारे पास उत्साह ही न रह जाए तो इन कोल्ड ब्लड हो जाएगा। और इंग्लिश में अर्थ हो जाएगा विदाउट एक्साइटमेंट। CITEMENT, विदाउट एक्साइटमेंट मतलब बिना उत्साह के। ठीक, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। He celebrated his birthday in cold blood, वह बिना उत्साह के अपना जन्मदिन मनाया। चलो अगला और अंतिम आज के लिए देख लेते हैं। इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ मतलब दांतों में। इसका अर्थ होता है, ये मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है,
मतलब ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या है, दांतों में, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कटु विरोध, कटु विरोध, ठीक है। जिसको कहते हैं ना दांतों के बीच में जीभ का रहना, तो ये दांत जो है जीभ की बहुत विरोधी है, जहां पाएंगे वहीं काट देंगे। तो अर्थ सॉरी मुहावरा वहीं से बना, इन टीथ ऑफ, मतलब कट विरोध में, आपके विरोधी, एकदम कड़े विरोधी आपके आसपास घूमते रहे, ठीक है। कट विरोध का सामना, सामना सामना करते हुए, कड़े विरोध का सामना करते हुए। इंग्लिश में अर्थ होगा फेस द बिटर ऑपोजिशन, ठीक है, कड़े विरोध का सामना करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग इन द teeth of some family members, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू समथिंग, कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, इन द टीथ ऑफ सम फैमिली मेंबर, किसी पारिवारिक सदस्य के कड़े विरोध के सामने, ठीक है। अगर कोई पारिवारिक सदस्य, परिवार का सदस्य बहुत विरोध कर रहा है तो कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटा ये हमारा था 91st, ठीक है, 91st तक हो गया। इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ो, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप लोग पढ़ो, कुछ करना नहीं है, बस वीडियो चालू कर लो और सुनते रहो, देखने की भी जरूरत नहीं। मैं यहाँ कोई नाच गा नहीं रहा हूँ कि मेरे हाव भाव नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चालू कर लो, कोई और भी काम करते रहो, सुनते रहो, आपका तैयार होता रहेगा। ओके बेटा।